Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is overexpended and trapped in cash flow. क्या है सॉल्यूशन? बात क्या करेंगे आज के टॉपिक के अंदर? बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, और अब फंस गए फंस गए कैश फ्लो के चक्कर के अंदर। ये ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि देखिए, बिजनेस को ना स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, क्योंकि मन में एक आइडिया आया तो आपने कहा कि चलो बिजनेस शुरू करते हैं, और ये कर लिया बिजनेस शुरू करने के समय पर क्या चल रहा था दिमाग के अंदर कि मैं इस चीज में अच्छा हूं, और इसकी मुझे नॉलेज है, और सामने वाले को उसकी रिक्वायरमेंट है। पूरे पैशन से, शिद्दत के साथ में, कमिटमेंट के साथ में मुझसे तो बात करते हैं बहुत सारे बिजनेस ओनर कि जगमोहन, तुम्हें क्या मालूम, हम तो स्कूटर के ऊपर आगे 2 बोरियां, पीछे 2 बोरियां, एक छोटा लड़का पीछे बिठाया, मतलब एक 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 एम्प्लॉय को पीछे बिठाया, और जाकर डिलीवर कराए। कहाँ पे? सप्लाई कराए मटेरियल को। और कैसे रातों को जाग जाग कर हमने ट्रक लोड करवाने के बाद सुबह आना, और फिर दोबारा से काम पे लग जाना। कई बार तो 24 घंटे, 72 72 घंटे तक हमने फैक्ट्री में रुक कर ही काम किया है। हम तो वहीं पर ही सोए हैं, और किस तरह से हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को ऐसे मिनटों के अंदर सोल्व कर लिया कि जगमोहन, इतनी मेहनत की है। शुरू शुरू में तो बहुत मजा आता था जिस तरीके से हम काम कर रहे थे, और काम करते करते आज देखो आपके बिजनेस का अंपायर बढ़ना शुरू हुआ। जब ये यंग जनरेशन आई है ना, तो यंग जनरेशन ने, सेकंड जनरेशन ने भी बड़ी मेहनत की, और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए। तो कई थर्ड जनरेशन है, वो कहते हैं कि नहीं, वो काम काम करने के तरीके ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था दादाजी को, और पिताजी को वैसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा ना करके वैसा करते हैं। अब कंपनी का नाम हो गया है, ब्रांड हो गया है, तो अब हमें इसको एक्सपेंड कर देना चाहिए। अब या तो थर्ड जनरेशन कर रही है, सेकंड जनरेशन कर रही है, या फर्स्ट जनरेशन ही कर रही है। और फर्स्ट जनरेशन वाले ही ना क्या करते हैं कि बिजनेस को ना बिना स्केल का ध्यान में रखे हुए एक्सपेंड कर दिया। जैसे होता है ना, जूम बड़ा करना, जूम करना है ना, बड़ा करना, बड़ा कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। देखो ऐसा है, बिजनेस को स्टार्ट करना भी आसान था, मुश्किल तो उसको मेंटेन करना है। और बिजनेस को स्केल करने के लिए बड़े बड़े डिसीजन ले लेना, वो भी आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो समस्या कौन सी पैदा होती है? कैश फ्लो की समस्या पैदा होती है। आप कह रहे हो कि जगमोहन, थोड़ी थोड़ी तुम्हारी बात तो समझ आ पा रही है, लेकिन थोड़ा ना अच्छे से बताओ कि कहना क्या चाहते हो। मैं आपको ना ये कहना चाहता हूँ कि बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्ट कर लिया, आसान। जब उसको बढ़ाने की बारी आई ना, तो अनाप शनाप ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, और बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर के अंदर कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए गए हैं जिसने बुरी तरह से कैश फ्लो का चक्रव्यूह डाल दिया है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सैलरी का। आप कह रहे हो अब तो हर महीने सैलरी निकालना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, बिजनेस इतना एक्सपेंड कर दिया। मतलब कि अब ना बंदे भी पुराने हो गए हैं। ईएसआई, पीएफ, ग्रेचुटी, जब कोई छोड़ के जाता है तो साथ में कई तरह के पैसे लेके जाता है। अच्छा, आप कह रहे हो कि जगमोहन, हर महीने का जो बिल है ना, इतना ज़्यादा हो गया है। जिस तरह की प्रोडक्ट या सर्विसेज मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आजकल के स्टार्टअप के लोग आते हैं, और बस मार्केट के अंदर कंपटीशन इतना क्रिएट कर दिया है कि रेट कम किया, छोटा किया, और ऑर्डर उठा कर ले गए, और ऐसे ऐसे लॉस मेकिंग ऑफर दे देते हैं, मार्केट ही खराब करके रखी हुई है। लेकिन हमारा तो पूरा सेटअप है ना। अब एक जगह है, उसका रेंट है, एम्प्लॉई है, सैलरी है, वो सारा कुछ जाना है हमारी कंपनी में।
वाइस प्रेसिडेंट है, जीएम है, फिर सेल्स की टीम है, आरएसएम है, और ना जाने क्या क्या पूरा का पूरा सेटअप लेके चल रहे हैं। अब काम करना है, अब ये भी तो खर्चे निकलने हैं ना। तो ठीक है, ऑर्डर तो मिल रहे हैं, उसमें मार्जिन भी आता है, लेकिन उसमें से ना ये सैलरी का खर्चा पूरा का पूरा स्वाइप करके प्रॉफिट को निकाल के ले जाता है। ये वाले टॉपिक को मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपने ना ओवर एक्सपेंड कर लिया बिजनेस के स्केल को ध्यान दिए बगैर। या उस समय तेजी थी, उस समय जोश था, उस समय ये था ये भी कर लो और वो भी कर लो और ये भी झंडे गाड़ देंगे और वहां भी रॉकेट लगा देंगे। उस चक्कर के अंदर आन दो आन दो आन दो किसको, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बढ़ा दिया। और किसको बढ़ा दिया आपने? उसके अलावा बहुत सारी जगह रेंट पर ले ली है, नया ऑफिस, नया शोरूम ले लिया, अच्छा खासा किराया उसका। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, नई सिटी है, जगह लेंगे किराए के ऊपर, मान लो 10 लाख महीना, 7.5 लाख महीना, वहां पर बनाएंगे शोरूम, वहां से इतना रेवेन्यू आएगा। जो रेवेन्यू की प्रोजेक्शंस की थी, वो रेवेन्यू की प्रोजेक्शन ना प्रोजेक्शन ही रह गई, क्योंकि कभी लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम आ गई, तो कभी अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मटेरियल की बात आ गई, कभी ट्रेनिंग की डेवलपमेंट आ गई, टाइमिंग का डिफरेंस पड़ गया। अब उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ा? एक ठीक ठाक सा लोन लेना पड़ गया। अब जब लोन लेना पड़ गया तो उसकी किस्तें जा रही हैं, उसका इंटरेस्ट जा रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा इंटरेस्ट है कि एक बहुत अच्छा खासा सफिशिएंट अमाउंट निकल जाता है इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर। सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, तीनों के तीनों निकलने शुरू हो गए हैं कंपनी के अंदर से। फिर आपको लग रहा है कि ये ना गलती हो गई, ये मैंने ना ओवर एक्सपेंड कर लिया। ये तीन चीजें आपको रियलाइज कराती हैं, कौन कौन सी? सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आप ईएमआई भी एक बार के लिए जोड़ दो, क्योंकि कैश आउटफ्लो तो है ही है। अब यहां से समस्या की बहुत गंभीर शुरुआत होती है और ट्रैप लगना शुरू होता है। कुछ लोग ना इस ट्रैप के शुरुआत में बाहर नहीं आते और अपने हौसलों को और उड़ान दे देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं देखी जाएगी। तो वो स्पाइरल इफेक्ट होना शुरू होता है। तो एक लोन रिप्लेस होता है दूसरे लोन से। अभी लोन था 2 करोड़ का, अभी हो गया 4 करोड़ का, फिर हो गया 6 करोड़ का, फिर हो गया 8 करोड़ का, फिर हो गया 12 करोड़ का। अब उतने लोन को मेंटेन करने के लिए, ड्राइंग पावर को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? असली नकली टर्नओवर, असली नकली स्टॉक, स्टॉक की स्टेटमेंट, बैलेंस शीट फिर मिलना शुरू हो गया। कभी एक बैंक वाले से, कभी दूसरे बैंक वाले से, कभी इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कभी उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कभी ये कंसल्टेंट तो कभी वो कंसल्टेंट। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर का पूरे दिन का 70 से 90% टाइम जो है वो फंड को अरेंज करने में, मैनेज करने के अंदर चला गया। फिर एक ऐसी स्थिति आई कि जब ना जब 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 पैसे इतने से अवेलेबल हैं और खर्चे इतने करने हैं, अब एवरी डे आउटफ्लो हो रहा है। मंडे सुबह ये सोचकर जाते हैं कि भगवान कुछ पैसा भेज, जो पैसा आता है और जिन लोगों के फोन आए हुए हैं उन लोगों को पेमेंट कर दी। अगला दिन आया, फिर कुछ फोन आए हुए हैं, उनको पेमेंट कर दी। फिर कुछ आया गया, आया गया, आया गया। मंडे आया गया, ट्यूसडे कलेक्शन आई, पेमेंट गई, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कई बार तो संडे को बैठ के हिसाब बना रहे हैं क्या हो रहा है। तो यानी कि सेम साइकिल हफ्ते के 7 दिन चल रहा है, 7 दिन यही चल रहा है। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। और इतनी आदत, इतनी रूटीन बन गई है कि चेहरे की मुस्कुराहट तो खत्म, एकदम खत्म चेहरे की मुस्कुराहट। कोई रोमांच नहीं रह गया। और लगता है कि अगर एक हफ्ते के लिए बाहर कहीं घूमने जाना पड़ जाए तो बस खत्म है। ये पेमटे कैसी होंगी, चिंता कैसी होगी। आप कहते हो कि बाहर जाके फायदा क्या, बस 2 4 6 महीने थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, समय बदल जाएगा। समय बदल जाएगा, 2 4 6 महीने के बाद फिर आराम से चले जाएंगे जहाँ घूमने के लिए जाना है। घर में वाइफ बच्चे बड़े जिद कर रहे हैं कि जाना चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन बातें उसकी समझ नहीं आ रही है। अच्छा, एक 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 तोरी की तरह लटका हुआ चेहरा, परेशान सा, वो घर जाता है शरीर, खाना खाता है, सो जाता है, सुबह उठता है, कोई नाम सिमरन बंद हो गया है, कोई पाठ पूजा सब बंद हो गई है, 24 घंटे ग्रिंग 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 चिंता। और कोई ऐसा मिल जाए जो कहीं सेल
सेल करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दे तो आंखों में टिमटिमाती चमक आती है कि यहाँ पे सेल हो जाएगी, अच्छा वहां पे सेल हो जाएगी, उधर सेल हो जाएगी। तो ये एक अजीब सी जोम्बी की तरह की हालत बन गई है। जोम्बी कौन होता है? जो लगा रहता है, दिमाग नहीं है, बस चला चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। और उसके बाद इतनी ज्यादा दिमाग और दिल के लेवल के ऊपर हालत हो चुकी है कि अब किसी चीज का ना कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो सप्लायर फोन फान करके ना कुछ बकवास भी कर देते हैं, कहते हैं भाई तू भी बोल ले, अपना टाइम खराब चल रहा है। तो कोई ना कोई रीजंस अपने माइंड को दे दिए, कौन से? टाइम नहीं सही चल रहा, टाइम खराब चल रहा है, कोई बात नहीं, अपना भी समय आएगा, तू बोल ले जितना बोलना है। और दिमाग के अंदर क्या है कि ऐसे अजीबो गरीब आइडिया बन रहे हैं, ऐसे अजीबो गरीब आइडिया बन रहे हैं कि फिर उसके ऊपर दिमाग चलना शुरू होता है, उन अजीबो गरीब आइडियाज के ऊपर। तो मैं एक काम करूंगा, मैं ना एक बहुत बड़ा कंटेनर बाहर के बाहर खरीद कर बाहर के बाहर हाई सी सील में बेच दूंगा। उससे 2% का प्रॉफिट भी हो जाएगा, उससे टर्नओवर भी बन जाएगी, तो इस बैंक की डीपी भी आ जाएगी, तो उस बैंक की डीपी को पे कर दूंगा। पता नहीं कहाँ कहाँ शेख चिल्ली की तरह दिमाग चलना शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं डर और घबराहट सी रहती है। ये सारा का सारा स्टेट ऑफ माइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि लाइफ का कर दिया बेड़ा गर्क। क्यों कर दिया बेड़ा गर्क? इसलिए कर दिया क्योंकि ना, जब बिजनेस शुरू किया और बढ़ रहा था, हमने कहा ये बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो जगमोहन क्या करें, क्या करें? सॉल्यूशन क्या है? कैसे होगा ये पैटर्न ब्रेक? आर यू इंटरेस्टेड? रियली? चलो ठीक है, सुनो। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो ना, आपको ये डिक्लेयर करना है कि टुडे टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। पहला दिन है, क्योंकि जो बीतना था तो वो बीत गया। अब जो बाकी बची जितनी जिंदगी है, तो वो आएगी जिंदगी। अब जो आज के बाद बची जितनी जिंदगी आपकी है, उसका तो आज पहला दिन है। तो अगर पहला दिन है ना, तो ये तरीका हमेशा काम करता है कि आज ना, एक बार आपने बना ली अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आपने देख लिया कि मेरी एसेट साइड के अंदर क्या सिचुएशन है, मेरी लायबिलिटी साइड में क्या सिचुएशन है। एसेट साइड के अंदर हो सकता है कि आपने लैंड और बिल्डिंग ले रखी हो कंपनी में, या आपके पास जहां पर बिजनेस करते हो आपकी खुद की हो, तो वो आपका एसेट है। या हो सकता है वो भी ना हो। फिर आपके फर्नीचर फिक्सचर होंगे, फिर आपकी लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सचर प्लांट और मशीनरी जो भी है एसेट्स हैं आपके। एक बार उसको काउंट करो। इसको कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। एक बार ना हम भूल ही जाते हैं कि हमारे पास इतनी ब्लेसिंग्स भी हैं। अपने उन एसेट्स को एक बार देख लो, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, कब बनाए थे, एसेट्स तो क्रिएट किए थे। तो मैं तो कई लोगों को देख रहा हूँ जिनके पास ठीक ठाक एसेट होने के बावजूद भी वो वर्किंग कैपिटल ढंग से मैनेज ना करने की वजह से परेशान ही रहते हैं। तो एक बार तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग का कट लगाना ही पड़ेगा। तो एक बार आपने क्या किया, टुडे इज द फर्स्ट डे, अपने टोटल के टोटल एसेट्स देख लो जितने भी हैं। तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म एसेट थे। अब देखो शॉर्ट टर्म एसेट कौन से हैं, जैसे कि कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, इन्वेंट्री कितनी है आपकी, और कितने शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस किसी को दिए हुए हैं, और यहाँ वहाँ कितना बिखरा सामान आपकी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। तो एसेट्स और ब्लेसिंग्स को काउंट कर लो। अब चलो लायबिलिटी साइड के अंदर। लायबिलिटी साइड में कितना सिक्योर्ड लोन ले लिया, कितना अनसिक्योर्ड लोन ले लिया, कितना बैंक की ओवरड्राफ्ट या सीसी लिमिट चल रही है, कितनी सप्लायर को पेमेंट करनी है, कितना जीएसटी पेबल अभी भी जमा कराना है, कितना इनकम टैक्स अभी भी जमा कराना है, कितना आपने सैलरी पेबल चल रही है, और कितने आपके कुछ एक्सपेंसेस पेबल चल रहे हैं। सॉरी, लायबिलिटी का टोटल मार लो। तो टोटल कर लो। यस, लायबिलिटी का टोटल कर लो और एसेट का टोटल कर लो। अब जरा देखना एक बार कि आपके एसेट ज्यादा हैं कि लायबिलिटी ज्यादा है। अगर एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी उससे कम है, तो डिफरेंस अमाउंट कैपिटल है आपकी। और अगर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट कम है, इसका मतलब है कि अभी ना आपकी लायबिलिटियाँ एसेट से ज़्यादा हैं। तो नेगेटिव कैपिटल है, यानी कि बिजनेस से ओवर विड्रॉन कर रखा है। कोई बात नहीं, जैसी भी स्थिति है वैसी भी स्थिति है।
टुडे इज द फर्स्ट डे, टुडे इज माय बैलेंस शीट बन गई आपकी। बैलेंस शीट बनने के बाद ना, अब आप एक ले लो पेन, और लायबिलिटी साइड में देखो, ये जितनी भी लायबिलिटीज आ रही हैं, इसमें से कितनी लायबिलिटी जो हैं वो, कितनी लायबिलिटी जो हैं वो एक्चुअली में इस बिजनेस को बिलोंग करती हैं, इस बिजनेस को बिलोंग करती हैं। देखो जरा, देखो देखो, आप कह रहे हो कि जगमोहन सारी करती हैं, सारी इस बिजनेस की वजह से हुई है ना। ध्यान से देखो, इसमें से कुछ लायबिलिटी ऐसी भी हैं जो आपने पैसे निकाल के शायद कोई और पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो इस लायबिलिटी को आप ईयर मार्क करो कि ये आपके बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है, ये उस एसेट की लायबिलिटी है जिसके लिए आपने उसको क्रिएट किया था। अगर उस एसेट को अगर आज बेचना भी पड़ जाता है ना, बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई ना एक छोटे ऑफिस में काम करता था, तो फिर उसने ना बड़ा ऑफिस बना लिया, तो उसने सोचा कि ठीक है, अब बड़ा ऑफिस बनाने के लिए लोन भी ले लिया। अब लोन लेने के चक्कर में उसकी ईएमआई इंटरेस्ट वगैरह भी शुरू हो गया। अब ये जो छोटा ऑफिस था ना, छोटे से बड़े पे गए थे, अब छोटे ऑफिस को उसने बेचा ही नहीं। बेच दो, बेच दो, बेच दो। क्योंकि इतनी इतनी टाइट सिचुएशन में आने की जगह, जहां पे ईएमआई निकलना मुश्किल हो गया है, बिजनेस को मैनेज करना मुश्किल हो गया है, अरे यही तो छोटा सोचा था, छोटे से बड़े में जाएंगे तो छोटा बेच देंगे, बेच दो। छोटा तब नहीं बेचना होता ऑफिस या फैक्ट्री, जब आपका कैश फ्लो, इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है। अगर इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो परेशानी कोई नहीं है, फिर तो इसका मतलब कंसिस्टेंट ग्रोथ के अंदर ही हो, तो वहां तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जो ये डिसीजन अटैचमेंट के साथ में हो रखी है ना, तो उसको आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी। आप कह रहे हो ठीक है जुम्मन, तुम ये कहने की बात कर रहे हो कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी लायबिलिटी है ना, उतनी लायबिलिटी बिजनेस के लिए रखो। बिजनेस से रिलेटेड अगर लायबिलिटी नहीं है तो उसको हटा दो, बिजनेस को बिजनेस की तरह से करो, तमीज से करो, ईमानदारी से करो, इज्जत के साथ में करो बिजनेस को। ये जो ग्रोन कर दिया है ना बिजनेस, कर दिया। तो यहाँ पर पहले तो हम एसेट और लायबिलिटी को जरा बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि ये लायबिलिटी तो है, लेकिन ये लायबिलिटी तो है लेकिन इसके अगेंस्ट में एसेट नहीं है, फिर भी इस लायबिलिटी को हटाओ। ये जो लायबिलिटी बिजनेस को बिलोंग नहीं करती, इसको किसी और तरीके से हैंडल करेंगे। किसी और तरीके से मतलब क्या हुआ? अगर वो पर्सनल लायबिलिटी बिजनेस में डाल रखी है, तो हो सकता है, हो सकता है, पक्का नहीं है, वो तो आपके फाइनेंशियल देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा, बट हो सकता है कि मैं आपको बोलूं कि ये जो लायबिलिटी है, आपने कोई कमेटी उठानी है और वहां से इस लायबिलिटी को खत्म करना है, और धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस कमेटी से आप उसको खत्म करोगे, या अपना एक पूल क्रिएट करोगे फ्रेंड सर्कल का। तो इस आउटसाइड लायबिलिटी को उस फ्रेंड सर्कल की सपोर्ट लेते हुए एक बार तो निपटाओगे, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में लॉन्ग टर्म की एक कमिटमेंट कर लोगे कि बिजनेस में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये लायबिलिटी को सेट ऑफ करना है। या कोई सिस्टम करोगे पर्सनल लाइफ के अंदर, जहां पर आपकी सोसाइटी है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी कमेटी है, आपका जो भी तरीका है, लेकिन बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब बिजनेस की लायबिलिटी को भी देख लो। बिजनेस की वो कौन सी लायबिलिटी है जिसके अगेंस्ट में राइट हैंड साइड पे एसेट खड़े हुए हैं? मान लो इन्वेंटरी खड़ी है, अब इन्वेंटरी पुरानी होती चली जा रही है, क्या आपने उस इन्वेंटरी को वापस करना है? उस इन्वेंटरी को वापस करना है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न करना है। तो कहेंगे परचेज रिटर्न तो हमारे यहाँ पर होती नहीं, एक बार ले लिया, देखो, जो माल भी खरीद लिया लेकिन पैसे भी नहीं दिए, तो बेच भी नहीं पा रहे हैं, ओवर इन्वेंट्री हो रही है, तो एक बार के लिए उसको सेट ऑफ करने की बात करो। अब कह रहे नहीं हो पाएगा जीवन, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, वो लायबिलिटी लायबिलिटी है, एसेट एसेट है। फिर भी देखो तो सही, एक्सरसाइज तो करके देखो, क्योंकि आपका स्टॉक हमेशा अनपेड होना चाहिए। जितने की इन्वेंट्री उतने के क्रेडिटर्स होना चाहिए। अब कह रहे हो ना, मैंने क्रेडिटर्स को कम है लेकिन इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसको बेच नहीं पा रहा, तो ठीक है, फिर इन्वेंट्री को हम स्केल डाउन करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे बेचेंगे, 10% डिस्काउंट पे बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं करके इसको सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा। अब मैं ऊपर ऊपर की प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहा हूँ। क्या किया आपने? लायबिलिटी साइड के अंदर जो भी आपके ऐसे ऐसे कौन क्रेडिटर्स हैं जिनसे खरीद तो लिया लेकिन माल अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है, तो फिर उनके साथ बैठ के सेटलमेंट कर लो। अगर वापसी नहीं लेते तो सेटलमेंट कर लो। ईमानदारी से बताओ, खुल के बताओ, देखो जी बिजनेस किया था,
सिचुएशन ये है कि मैं रोज ही परेशान रहता हूँ। सैलरियां देनी है, बिजली का बिल भरना है, ये माल है बेचना है, करना है, आपके भी रोज फोन आते हैं। लेकिन आपसे जो माल लिया था ना रॉ मटेरियल का, ऊपर से मैंने WIP बना बनू के फिनिश बना के ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन बिक नहीं रहा है। ये सिचुएशन है। आप कह रहे हो इससे क्रेडिबिलिटी खराब होएगी। अरे कोई क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होती। सप्लायर से बात कर रहे हो, दिल खोल के बात करो। एक बार आपने दिल अपने सप्लायर के सामने प्यार से रिलेशनशिप बनाते हुए खोल दिया ना, तो ये दिल फिर आपको बाईपास सर्जरी के टाइम पे डॉक्टरों के सामने नहीं खोलना पड़ेगा। तो अपना दिल खुलवाओ अपने दोस्तों के सामने, अपना दिल खुलवाओ अपने बिजनेस के लोगों के साथ में। देखो बिजनेस में ना हर किसी को ना इस तरह के फेज से कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है। आपका सप्लायर भी गुजरा, आज आप गुजर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे, निकाल देंगे। कैश फ्लो की दिक्कत है ना, तो खुल के बात कर लो, सेटलमेंट कर लो कि देखो ये माल पड़ा हुआ है, क्या पता उस सप्लायर जिसने आपको दिया है उसके पास अल्टरनेटिव यूज हो। आप कह रहे हो मेरे सप्लायर जगमोहन टाटा है। मेरा सप्लायर जो है इस्पात वाले हैं, रिलायंस वाले हैं, वो सुनते हैं किसी की? उन्होंने तो पहले एडवांस लेके मेरे को दे रखा पड़ा हुआ माल यहाँ पे। आप कह रहे हो कि मेरे जो सप्लायर है वो तो मैंने इंपोर्ट किया था, कंटेनर के कंटेनर मंगाए थे, पड़ा हुआ है स्टॉक मेरे पास, क्या करूं उसका? तो मैं कह रहा हूं उसके लिए भी डील निकलेगी। उसके लिए भी अब जो सप्लायर आपसे परेशानी क्रिएट कर रहा है उसको अपनी फैक्ट्री विजिट कराओ और उसको दिखाओ कि इस तरीके से पेमेंट है, ये मैंने इंपोर्ट माल कर रखा था, ये मैंने वहां पे किया होता, अभी भी पड़ा हुआ है, तुम बताओ। हो सकता है कि इसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हो, ये इसके लिए आपके साथ में ज्वाइंट वेंचर कर ले। उसको उम्मीद की किरण तो दिखी, आपने दिल तो खोला, बैठ के बात तो की। तो यहाँ पर जो लायबिलिटियां खत्म करनी है ना, मैं आपको इशारा क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि एक बार ना आपको क्रिएटिविटी के साथ में इन लायबिलिटी को खत्म खत्म खत्म, एलिमिनेट, जड़ से ही खत्म, लायबिलिटी खत्म रखनी नहीं है। ये जो ओवर एक्सपैंड करने के चक्कर के अंदर लायबिलिटी 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 खड़ी करते चले गए ना, इसको एलिमिनेट 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 करना है। हमने जीरो करना है, जीरो खत्म करनी है लायबिलिटियां। नहीं चाहिए हमें इस तरह की लायबिलिटियां जो कि ओवर ड्यू हो चुकी हैं, ओवर ड्यू हो चुकी हैं। एसेट्स के अगेंस्ट में उसको पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे हो कि एसेट भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन्वेंट्री भी नहीं है, फिर भी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, इसका मतलब पास्ट का लॉस है जो ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ऊपर से ये जो हर महीने सैलरी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी और इंटरेस्ट की वजह से, और ये नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव लॉस होने की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। ये सारी की सारी निशानियां ना, ये पास्ट के किए गए लॉस की या करंट बिजनेस मॉडल के करप्ट होने की है। पर चिंता की कोई बात नहीं है ना, अभी इसको रीसेट कर लेते हैं, उसमें क्या बात है, रीसेट कर लेते हैं। तो जो ओवर एक्सपेंड करके गलतियां कर दी हैं उसको ठीक भी तो करना होगा, उसको ठीक भी करना होगा। तो ठीक करने के लिए अब आपके जो क्राइटर्स है ना, जिनको आपको लग रहा है कि उनके साथ बिजनेस भी नहीं हो रहा, तो एक बार बैठो, उनसे बात करो और उनके अमाउंट को ना इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आप कह रहे हो ऐसे कौन मानेगा, किसी ने मेरे को माल दिया है उसको पैसे देने हैं, वो मेरी जान खा रहा है। अरे अभी भी जान ही खा रहा है, 90 दिनों से, 180 दिनों से जान क्या खा रहा है, उसने माल दिया था, पैसे चाहिए। अगर आप उसको कुछ लिखित में बातचीत करके कागज पे भी हिसाब करके बैठोगे ना, उसको कम से कम शांति तो मिलेगी कि आपकी इंटेंशन तो है पे करने की। क्योंकि वो तो पता नहीं चेक बाउंसिंग के केस या कोर्ट केस और ना जाने कौन कौन सी तैयारी करने में अपना टाइम खराब कर रहा है, उसको भी शांति मिलेगी। आप उसके साथ एक बार बैठ जाओ और उसके बाद बोल लो कि भाई तेरी इतनी पेमेंट करनी है, तेरे को कर दूंगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कोई नहीं दे रहा है इसके ऊपर, पेमेंट करूंगा अगले 2 सालों में, और क्वार्टरली मेरी किस्त बांध दे, क्वार्टरली बेसिस पे इतने इतने पैसे आते चले जाएंगे। पहले 6 महीने कुछ नहीं दे रहा, उसके बाद 6 महीने के बाद से जो क्वार्टर शुरू हो रहा है वहां से तुम्हारी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। 2 सालों में बैठ के भाई तेरा हिसाब कर लेंगे। अभी मैंने ना बिजनेस के अंदर ये वाली टेक्निक सोची है जिसके अंदर काफी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तुमसे ये हेल्प चाहिए। हो सकता है मान जाए, हो सकता है ना माने। अब कैसे मानेगा वो आपने बात करके देखना है, नहीं तो भाई कर ले जो तूने करना है। वैसे भी पेमेंट तो मैं वर्किंग कैपिटल में लगा के रख ही चुका हूँ। धंधे की बात है, व्यापार की बात है, अगर किसी के साथ बैठ के बात करनी है तो बैठ के बात कर लेते हैं। तूने मेरे धंधे को समझना है तो आके समझ ले। तो यानी कि यहाँ पर ओवर ग्रोन के चक्कर में जो सन्ड्री क्राइटर्स हैं उनसे खुल के बात तो करनी होगी।
तो बात ही नहीं कर रहे, भाग रहे हैं 24 घंटे, दुखी, छुप रहे हैं। वो किसी से नहीं छुप रहे, अपने आप से छुप रहे हो, क्योंकि आपको पता है ना पूरा संसार तो है एक ही। आप जो मन में सोचते हो ना, उसके सिग्नल ऑटोमेटिकली उस फ्रीक्वेंसी पे उसके पास पहुंच जाते हैं। आप कहते हैं पता नहीं यार, मैं सोच रहा था उसके बारे में, सुबह ही फोन आ गया, जिसके बारे में सोचता हूँ उसी का फोन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम तो एक ही है ना, कॉन्शियसनेस तो एक ही है। तो खबरें फ्रीक्वेंसी के द्वारा पहुंच जाती है वहां पे। तो इसलिए ईमानदारी से, सच्चे तरीके से काम करो, प्रॉपरली कम्युनिकेट करो। सिग्नल भेज भेज के क्यों काम करना है उनके साथ में, सिग्नल भेज भेज के क्यों बात करनी है, सीधी बात करनी है। आप कह रहे हो यहां तक तो समझ गए। अब क्या करें जगमोहन, जहां से तुमने शुरुआत की थी वो तो आंसर बता दो। शुरुआत मैंने की थी कि जो आपने ना बिजनेस को एक्सपेंड करने के चक्कर में ये जो सैलरीज, रेंट बढ़ा दिया है ना, तो अब उसका एक सिंगल सॉल्यूशन सोच लो। बिजनेस मॉडल के साथ में कोई भी अटैचमेंट मत करो, अटैचमेंट मत करो। बिजनेस का मॉडल ना समय के साथ साथ में चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जो सोच के आपने इतना बड़ा बिजनेस ग्रो किया था, वो उस तरीके से आज नहीं चल रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है बिजनेस के मॉडल को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई किराए पे कोई बड़ी जगह ले ली है, उसको बंद कर दो। आप कह रहे ओहो, दिल ही तोड़ दिया तूने। तू तो मतलब कह रहा है कि स्केल डाउन कर ले। हाँ हाँ, स्केल डाउन कर लो, स्केल डाउन कर लो, कर लो स्केल डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्केल डाउन कर लो। बिजनेस का मतलब होता है कि आप जो भी बिजनेस करें, चाहे 1 लाख साल का करें, 10 लाख साल का करें, 1 करोड़ साल का करें, 10 करोड़ साल का करें, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, बिजनेस शुड बी प्रॉफिटेबल, बिजनेस शुड बी कैश रिच। प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच, प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच, ये है बिजनेस का तरीका। तो जब बड़ा बिजनेस लॉस मेकिंग हो गया है, तो आपको क्या करना होगा, स्केल डाउन करना होगा। फेसेस में कर लो, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेसेस के अंदर कर लो, स्केल डाउन कर लो। बढ़िया सा, जैसे जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, उस समय कितनी एक्साइटमेंट के साथ में बिजनेस मॉडल बनाया था, काम किया था, वैसे ही आज की डेट में बिजनेस के मॉडल को स्केल डाउन करके उसको काम करो। और फेस मैनर के अंदर जितनी भी लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म सेटलमेंट कर लो। तो जब आप एक बार इस तरीके से, बिजनेस थोड़ी बंद कर रहे हैं भाई, बिजनेस तो कर ही रहे हैं। पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया, अब बड़ा था, फिर छोटा हो गया, छोटे के बाद फिर बड़ा कर लेंगे, फिर बड़ा होगा, छोटा बड़ा चलता रहेगा। ये बिजनेस का जो स्केल है ना, स्केल ये सांस लेता है, सांस लेता है। तो जो लोग पानी की तरह ऑपरेट कर रहे हैं ना, उनको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो आज की डेट में कई लोग तो मैंने देखे हैं, पहले मैन्युफैक्चरर थे, फिर उन्होंने खाली अपनी ब्रांडिंग सामने रखी और सारा काम जॉब वर्क पे दूसरों से करवाना शुरू कर दिया। कुछ लोग जो है मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने जो है ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। कुछ लोग ट्रेडर थे, वो सर्विस प्रोवाइडर बन गए हैं। कुछ लोग पहले एक तरह की कैटेगरी पर अप्लाई करते थे, फिर वो उन्होंने कई तरह की कैटेगरी ऑफ वर्क उसके अंदर इंक्लूड कर लिया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप कहोगे जगमोहन स्केल डाउन करने में तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बार बार जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ना, उस शब्द का नाम क्या है? स्केल, 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 स्केल। अब स्केल क्या होता है, कुछ इस तरह से समझो। स्केल का मतलब ये होता है कि आप ना अपने बिजनेस मॉडल के अंदर जरा ये वाली बात समझ लो, ये समझ लो, ये समझ लो, ये लो, ये वाली बात जल्दी से समझ लो, सो दैट कि आपको स्केल का मतलब समझ आ जाए। कि स्केल के हिसाब से ग्रो करना है, स्केल के हिसाब से ग्रो करना है, और सिर्फ स्केल के हिसाब से ग्रो करना है। वो क्या होता है? मान लीजिए, इसको बड़ा कर देते हैं, फिर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। स्केल का मतलब हो गया कि आप देखो, आप जो सेल कर रहे हो, तो सेल करोगे, तो उसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करोगे, तो आपका जीपी आ जाएगा। तो ये आपकी जीपी की परसेंटेज कहलाएगी। और उसमें से अगर खर्चा माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा, तो ये आपके नेट प्रॉफिट की परसेंटेज कहलाएगी। तो आपने कहा काम करूंगा तो प्रॉफिट पे करूंगा, कम से कम 10% प्रॉफिट पे काम करूंगा, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हो जिस धंधे में काम करूंगा कम से कम 40% जीपी मार्जिन पे काम करूंगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, तो अब स्केल बना देते हैं आपके बिजनेस का। अगर सेल आप कहते हो कि मैं कर रहा हूं जी 10 करोड़ रुपए साल की, अगर 10 करोड़ साल की कर रहे हो, तो आपका जीपी कितना होना चाहिए?
10 करोड़ गुना 40%, 4 करोड़ का। इसका मतलब है कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 6 करोड़ रुपए की, 40% है ना। अगर 10% प्रॉफिट कमाना है, साल की सेल का आपका जो बजट है, प्लान है, वो 10 करोड़ का है, तो प्रॉफिट 1 करोड़ का होगा। तो यानी कि खर्चे कितने होंगे, जीपी में से अगर हम एनपी को माइनस कर दें, तो आपके लिए पैसा जो अवेलेबल है ना, जो पैसा अवेलेबल है फिक्स्ड कॉस्ट करने के लिए, वो 3 करोड़ रुपए अवेलेबल है। इसका मतलब ये कितना हुआ, जो आपके पास पैसा अवेलेबल है वो 3 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब है कि आपका स्केल ये बोलता है कि आपके खर्चे किसी भी हालत में 30% से ऊपर के नहीं होने चाहिए। कितने के, 10 करोड़ का स्केल है आपका, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 30% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 10 करोड़ के स्केल के ऊपर जीपी 40% कमाते हो, 10 करोड़ के स्केल के ऊपर स्केल 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 स्केल, यानी कि जो लेवल आपने जो टारगेट सेट कर रखा है कि मैं इस स्केल के ऊपर काम करूंगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है 30% से नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इस 30% में क्या आएगा, इसी 30% के अंदर तो सैलरी आएगी, इसी के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इसी के अंदर तो आपका जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं, चाहे लोन है का इंटरेस्ट है, जो भी है, इसी के अंदर ही तो आएगा। आप कह रहे हो कि जुगमोहन मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं, मेरी सैलरी जो है ना वो ना 32% है, अच्छा। मेरी बिजली जो है वो 5% है, अच्छा। अदर खर्चे मेरे 17% है, अच्छा। अरे, 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 ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, ये तो 54% हो गया। आपको बोल रखा था ना, क्या बोला था आपको, आपको बोला था कि आपके खर्चे 30% के अंदर अंदर होने चाहिए। तो अगर 30% अवेलेबल है, आपने 54% की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। 54% की, हे मेरे भगवान, 54%। सैलरी 32% है, तो स्केल लगाओ, स्केल लगाओ, स्केल लगाओ। स्केल लगाया, आप कहते हो कि बिजली का बिल तो जुगमोहन 5% आएगा ही आएगा। अच्छा, अदर खर्चे ना मैंने इधर उधर के बना रखे हैं, तो मेरे अदर खर्चे ना, अदर खर्चे मैं कम कुम भी करता हूँ तो वो 11% ही होंगे। अरे बाबा, तो भी 48% है, चाहिए 30% था। इसका मतलब जो सैलरी आप 32% खर्च कर रहे हो ना, तो सैलरी ना आपकी 32% नहीं होनी चाहिए थी, आपकी सैलरी 14% होनी चाहिए थी। सैलरी 14% होनी चाहिए थी, 14% होनी चाहिए थी, तभी तो 30% के अंदर खर्चे मैनेज होंगे इस स्केल के ऊपर। आप कह रहे हो मैंने तो कभी इतनी गहराई में ध्यान ही नहीं दिया, मेरी सैलरी, मेरी सेल का परसेंटेज कितना आ रही है, अरे तभी तो दिक्कत आ रही है। तो आप अपने स्केल को छोटा करो, सैलरी वालों को, उनको जॉब वर्क पे कन्वर्ट करना है, जॉब वर्क पे करो, जो करना है करो। अब आपको स्केल का मतलब समझ आ गया, आप कह रहे हो समझ आ गया जगमोहन, 32% की सैलरी से बात बनेगी नहीं। खर्चे तो जो हैं, जितनी चद्दर उतने पाँव, जितनी चद्दर उतने पाँव आप समझ गए, उतने पाँव पसारोगे तो जिंदगी के नजारे लोगे। यानी कि आज की डेट में जो बिजनेस चल रहा है, जो हम ध्यान ही नहीं दे रहे, पता नहीं कौन कौन से एसेट क्रिएट कर रही है, कौन कौन सी लायबिलिटी क्रिएट कर ली। अरे फालतू के एसेट को फालतू की लायबिलिटी से स्क्वेयर ऑफ करो। अपने बिजनेस के स्केल के अंदर जो बिजनेस की परसेंटेज होनी चाहिए खर्चा करने के लिए, उसी चद्दर के अंदर के खर्चे करो, स्केल को मैनेज करो। और जिसको पैसे देने या नहीं दे पा रहे, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट करो, लोन को मिनिमाइज करो, तो स्केल के हिसाब से काम करो। तो अब आप कह रहे हो कि जगमोहन समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। आप कह रहे हो कि अगर मैंने ओवर एक्सपेंड कर लिया है और ट्रैप हो गया हूं कैश फ्लो के चक्रव्यूह के अंदर, अगर मैंने ओवर एक्सपेंड कर लिया है और ट्रैप हो गया हूं इस चक्कर के अंदर, तो जैसे ट्रैप के अंदर घुसे हो ना, अभिमन्यु, मत बनो, अर्जुन बनो। तो जिस तरह से ट्रैप के अंदर घुसे हो, उसी रास्ते से बाहर आ जाओ। जिस जिस रास्ते से ट्रैप में गए, उसी रास्ते से वापस आ जाओ। करना क्या है, अपनी ईगो को रखो साइड पे, अपनी ईगो को साइड पे रख के धंधे को धंधे के तरीके से करके वापिस आओ। ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये था आज का कंटेंट। और सुनो मेरी बात, जो लोग ना कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, मुझे एक व्हाट्सएप कर दो, एडमिन कैश फ्लो कम्युनिटी 9811269798 के ऊपर। बाकी जेएसए ऑनलाइन तो एक कैश फ्लो हेल्पलाइन है ही, वो तो आपकी लाइफ के पर्सनलाइज कस्टमाइज क्वेश्चन को आंसर कर ही रही है। तो आप फिर करते जाओ, इंजॉय करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। चलिए ठीक है, डन। और ये आज का कंटेंट था। चलो मुझे बता तो दो, जो लोग मेरे साथ लाइव हैं, कैसा लगा आज का सेशन, कैसा लगा, व्हाट ओपन अप फॉर यू आज, कुछ कुछ कुछ
ख्याल विचार आए दिल के अंदर। चलिए देखते हैं फटाफट से। सुरिंदर नामदेव जी कहते हैं, सर आप हर बार दिल जीत लेते हो। ओए होए, दिल तो आपने हमारा जीता है सुरिंदर नामदेव जी। आपकी कमिटमेंट, आपकी कंसिस्टेंसी, थैंक यू सो मच फॉर रेगुलरली पार्टिसिपेटिंग इन 5 AM कैश फ्लो मास्टरी। सत्यम खंडेलवाल जी हैं आज हमारे साथ में। वधिया वधिया लगा आपको? सुशील जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन। अंकित जी आपका थंब इंप्रेशन आ गया है। के महेश्वर जी कह रहे हैं सीरियस रीथिंकिंग ऑन बिजनेस मॉडल एंड वर्किंग। एब्सोल्युटली के महेश्वरी जी, यू आर फ्रॉम चेन्नई एंड आई लव योर कंसिस्टेंसी। At any given point of time, we always need to keep on thinking, building, rebuilding, creating, recreating, regenerating all the time on the business model and its working. Today what we are doing is we are creating the future for next 1 year. Whatever the sale you are getting today, whatever the business you are generating today is the outcome of the hard work which was done 1 year ago. 1 साल पहले की मेहनत के पैसे ना आज मिलते हैं। आज जो हम काम कर रहे हैं इसकी सेल 1 साल के बाद आएगी। जो लोग आज के आज ये रोज कुआं खोद के पानी पी रहे, रोज कुआं खोद के पानी पी रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे, उनको बिजनेस करना आ ही नहीं रहा। अरे बाबा, आज के लिए कौन बिजनेस करता है? बिजनेस हमेशा 1 साल के बाद के लिए करते हैं। और जो अभी भी आज कुआं खोद आज पानी पी, वो एम्प्लॉय माइंडसेट से काम कर रहे हैं, वो बिजनेस करने का हक रखते ही नहीं। बिजनेस एंटरप्रेन्योर आर विजनरी, दे आर द क्रिएटर। उनके पास तो 1 साल से लेके 5 साल तक का कैश रिजर्व होता है, उनके पास तो आइडियाज होते हैं, उनके पास तो प्लान होता है। ठीक है महेश्वरी जी, क्या शानदार बात आपने कर दी है, मजा आ गया है, मजा आ गया है। चलिए चलिए डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, ओए होए सर, आज तो गजब का सेशन है, बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली संजय जी। के महेश्वरी जी, टुडे इज फुल्ली डेडिकेटेड टू यू नाउ। FC 21 4 PM मंथली शो। ओ यस यस यस, थैंक यू फॉर योर लव के महेश्वरी जी। गुड मॉर्निंग, ग्रेट नॉलेज बाय विच you can enjoy running your business. So thank you, thank you, thank you. Have a great and amazing time ahead. मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे फिर नए कैश फ्लो मास्टरी के सेशन के साथ। थैंक यू, बाय।